हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन वही 30 में से 30 नंबर। ध्यान दीजिएगा, आज हम शुरू करेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिसीजन मेकिंग। ये एग्जाम में जब जब आता है तो ऐसा अक्सर होता है कि 2 या 3 क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी होती है और उसके आधार पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाए यह संभावना कम होती है। आपके सिलेबस में यह चैप्टर मेंशन है। आज एक सिंगल सेशन में, आज के ही सेशन में हम इसे कंप्लीट करेंगे और मेरी ये गारंटी है इस सेशन के बाद में आपको डिसीजन मेकिंग करने में, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट है, अरे दिक्कत है कहां पर, क्यों दिक्कत होती है? ये चैप्टर तो बहुत इजी है, चैप्टर इजी है, लेकिन होता क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। क्या है इस चैप्टर की थीम? चैप्टर की थीम यह है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में किसी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करना है, भर्ती करनी है, और उन्हें 4, 5, 6 बातें बता रखी है अलग अलग तरीकों से। फिर बहुत सारे केसेस दिए जाते हैं, हरि का, मोहन का, रमेश का, गोपाल का, और हर केस की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर हमें तुरंत निर्णय लेना होता है। निर्णय किस तरह से होता है कि जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन कर लें, उसका रिजेक्शन कर दें, या हम बोले आंकड़े अपर्याप्त हैं, या हम बोले कि हमें किसी अथॉरिटी को इसे रेफर करना चाहिए, कब क्या होना चाहिए और कम से कम समय में कैसे होना चाहिए, इन सब को लेकर के हम आज बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, लिखने में कम और समझने में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहने वाला। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इसमें एक डमी क्वेश्चन बनाता हूं ताकि मैं आपको रूल्स सिखा सकूं। जैसी परंपरा है, 57वां सेशन है, आप समझ पा रहे होंगे परंपरा क्या है। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, है ना, कि बारीकियों से क्या क्या निर्णय लेते हैं, क्यों गलती होती है, निर्णय लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कम टाइम में काम हो। देखो, मैं आपको एक प्रारूप सिखाता हूं, फिर आप ही के एग्जाम्स में पुराने पेपर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिल पाए वो सारे मैंने रख रखे हैं आज के सेशन के लिए, वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। पहले एक आसान क्वेश्चन से इसका प्रारूप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, एक कंपनी है XYZ नाम की, समझिएगा क्योंकि ये जो एग्जांपल मैं समझा रहा हूं ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसके अकेले के माध्यम से एक एक कॉन्सेप्ट मैं रवा कर दूंगा। बस 10 से 15 मिनट लगेंगे सारे नियमों को सीखने के लिए। जरा बोर्ड पे देखो, ये जो कंपनी है XYZ, इनको क्या करना है, इनको कुछ मैनेजर की भर्ती करनी है, यानी कि मैनेजर की पोस्ट है, 10 या 15 पोस्ट निकली हुई है और इनके लिए इनको भर्ती करनी है। जैसे देखिए, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, अगर कोई भर्ती करनी होती है तो एक विज्ञप्ति जारी की जाती है, नोटिफिकेशन। तो आप क्या देखते हैं, एक स्टूडेंट क्या देखता है, वो ये देखता है कि वो किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और कहां के लिए एलिजिबल नहीं है। सारी बातें पूरी होती होंगी तो एलिजिबल हो जाएगा, एग्जाम देगा और सारे मापदंड पूरे करेगा तो नौकरी मिलकर रहेगी। तो वैसा कुछ यहां पर है, आपको सूचना दी जाती है। जैसे मान लीजिए उसने कहा मैनेजर बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि एक बंदा जो है, जो भी हो, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं जी लिख देता हूं, ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। मान लीजिए ऐसा कुछ है नहीं, ये डमी केस है, और डमी केस का मतलब है, मैं आपको नियम समझा रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, ये जितने नियम मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, फिर मैंने इसको टाइप भी कर रखा है, आपको हर तरह से मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होता। डिसीजन मेकिंग आज की डेट में इसी सेशन में पूरी तरह से कंप्लीट होगा। बस आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेट रहना है एक एक शब्द पर। दूसरी चीज क्या, आप खुद ही सोचो, जब मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूं ना, तो मैं स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे होते हैं और उन्हीं से पूछ पूछ करके सवाल बना लेता हूं कि आप बताओ क्या क्या होना चाहिए। तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि कोई भी पोस्ट हो, कोई ना कोई शैक्षिक योग्यता, कोई ना कोई एजुकेशन तो होनी चाहिए। एक एज की बात आती है, एज होनी चाहिए साहब। तो एज कोई भी आप एग्जाम देते हो तो कट ऑफ डेट तो होती है ना, कि इस डेट को इतनी उम्र से कम नहीं, इतनी उम्र से ज्यादा नहीं। तो अपन ऐसा करते हैं, डमी रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपन रख लेते हैं
1 अप्रैल 2020, 1/4/2020 को अपन एज रख लेते हैं 20 से 30 साल, 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 साल हम एज मान लेते हैं। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2020 को। अब मैं आपको बताऊं मेरे अनुभव से कि अक्सर जब केस सामने आएगा होगा क्या, ये पहले तो सूचना मिल रही है, अभी सारी हम वो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद में केस मिलेंगे और एक एक केस को पढ़ के तुरंत निर्णय लेना है, और इसी चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग। तो हमें क्या फायदा मिलेगा जब केस मिलेंगे 2, 3, 4, तो अक्सर क्या होगा कि वो आपको ये कम बताएगा कि वो 22 साल का है, 21 साल का है, 29 साल का है, बल्कि वो आपको डेट ऑफ बर्थ ज्यादा देगा। तो मैं एक सलाह देता हूं कि जब हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम हल्का सा शॉर्ट में उसे बना लेते हैं अपने जो रफ पेज मिलता है उस पर, क्योंकि सूचना तो बहुत बड़ी मिलती है। कैसी मिलती है मैं आपको भी दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस के माध्यम से, इसके माध्यम से, इस एग्जांपल के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। अब देखो मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से आप है ना 30 साल घटाओ, तो 30 साल घटाओगे तो 1/4/1990 आ जाएगा, और 20 साल घटाओगे तो 1/4/2000 आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मैंने केस बनाया है इसके अंदर क्या चाहिए कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसका जन्म 1/4/1990 से पहले हुआ वो 30 साल से बड़ा हो जाएगा, और जिसका जन्म 1/4/2000 के बाद हुआ वो 20 साल से छोटा हो जाएगा। यानी जो भी जन्मेगा वो 1/4/1990 और 1/4/2000 के बीच में होना चाहिए पैदा, उससे पहले तो ओवर एज और इसके बाद में तो अंडर एज। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी ना कहा जाए तो ये दोनों डेट्स इंक्लूड मानी जाती हैं। कहां कहां कंफ्यूजन होते हैं, क्या क्या संकट आते हैं, सारी बातें करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर के। अगर मैं बात करूं ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम ऐसा रख लेते हैं, एक रिटर्न एग्जाम भी रखेंगे जी। मैनेजर की भर्ती करनी, रिटर्न एग्जाम में हम 50% की डिमांड करते हैं कि 50% आने चाहिए। और एक पॉइंट और रख लेते हैं अपन रख लेते हैं मैनेजर बनाने तो एक्सपीरियंस, अनुभव, एक एक्सपीरियंस का पॉइंट रख लेते हैं कि 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, कहीं पर भी होगा चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, 1, 2, 3, 4 बातें आपके सामने मौजूद हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक चीज और दी जाती है जो मैं साइड में रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये 4 चीजें क्या है, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं कंडीशंस। इधर लिख देता हूं, ये सब क्या है, चारों कंडीशंस। किसी भी जगह सवाल में कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, कंडीशंस ये रही चारों। किस चीज की कंडीशन है? XYZ संस्था में मैनेजर बनने की। अब इधर देखिएगा जरा ध्यान से, सब कंडीशंस, ये तो क्या है, शर्तें, ये उप शर्तें हैं। सब कंडीशंस मैं दोनों भाषाओं में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। और सवाल तो सारे मैंने दोनों भाषाओं में रख रखे हैं। उप शर्तें, अब ये क्या है इसके बारे में समझिएगा। ए, क्योंकि जब तक ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा तब तक आपको मैं सारी बातें बता ही नहीं पाऊंगा। ए, ये जो कंडीशंस हैं जो अक्सर 1, 2, 3, 4 में होती हैं, तो उप शर्तें ABC में होती है, और अगर ये शर्तें ABCD में होती हैं तो उप शर्तें 1, 2, 3, 4 में होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए पर लिखते हैं फर्स्ट के लिए रख लेते हैं फर्स्ट, यानी एक जो ऊपर है। अब ये एक ऊपर का मतलब क्या है, ये चूंकि मैंने साइड में रख दिया, वरना ये जो मैंने लिखा है इधर वो तो इसके नीचे होता ना, और इसके नीचे होता तो ये ऊपर वाली बात होती। ये उप शर्त किसकी है? इसको एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, इसको अपवाद भी कह सकते हैं। और ये उप शर्त, सब कंडीशन या एक्सेप्शन किसका है? पहले वाले का है, कि अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में ना हो। देखो सारी बातें एक साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि इंफॉर्मेशन अधूरी है। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन रह ही नहीं सकता। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक मिनट को वीडियो देखना है और बार बार देखना है। मतलब आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट गड़बड़े दोबारा देख लीजिए, लेकिन जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो पहले वाले का एक्सेप्शन है ग्रेजुएशन में 50%, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर 45% हो, 45% हो, मैं बताता हूं उसका क्या मतलब होता है। तो हम CMD को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को, इस केस को भेजेंगे, रेफर करेंगे। एक और है B, और वो हम रख लेते हैं फोर्थ वाला।
फोर्थ वाला जो ऊपर है यानी अनुभव की कमी है, अनुभव कमी है, लेकिन अनुभव फिर भी 1 साल का तो चाहिए चाहिए। अगर 1 साल का हो सिर्फ तो हम जनरल मैनेजर जीएम को भेजेंगे, सूचना समाप्त हुई, सूचना कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास जो आंसर्स मिलेंगे उसमें हमारे को केवल 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 5 ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपके एग्जाम में 4 आते हैं, मैं जानता हूं आपके एग्जाम में 4 आते हैं, तो 4 होने के लिए ये वाली जो सूचना थी इसमें से 1 गायब कर देंगे तो 4 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको पूरी बातें सिखाना चाहता हूं एक एक बात, तो उसके लिए मेरे को ये 2 कंडीशन रखनी चाहिए, सब कंडीशन, तभी सारे कवरेज हो पाएगा। फिर चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, आपको कभी संकट नहीं आएगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। और मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, अभी हाल ही में डाइस कंप्लीट किया, उससे पहले मैट्रिक्स कंप्लीट किया था, उससे पहले सिलोजिज्म था, उससे पहले ब्लड रिलेशनशिप, पजल्स, आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सारी चीजें उठा लीजिए। पूरी तरह से कोशिश की गई है कि कहीं पर भी कुछ भी चूके ना। और अभी तो केवल 2 ही चैप्टर बचे हैं सिलेबस के अंदर मेरे हिसाब से, एक तो ये चल रहा है और एक हम बात करेंगे नॉन वर्बल, पेपर कटिंग करना, फोल्डिंग करना, वाटर मिरर इमेज देखना, फिगर कंप्लीशन करना। बस एक चीज बची रही जो हम इसके बाद में शुरू करेंगे। बोर्ड पे देखो, सारे बच्चे समझिएगा, सारे के सारे क्या क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो पहला, वो स्पेस मुझे चाहिए इसलिए मैंने रख ली है। एक तो आपको क्या कर सकते हैं, चयन करने का ऑप्शन आ सकता है कि कैसे चयन करना है, सिलेक्शन, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप चयन ना करें यानी कि रिजेक्शन। हिंदी में क्या बोले इसको, रिजेक्शन को। एक तो सिलेक्शन कर लिया, चयन किया, और दूसरा क्या किया आपने, इसको बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, आउट कर दिया, फेल कर दिया। तीसरा क्या हो सकता है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त है, मैं बताऊंगा सब आपको कैसे कैसे होता है। चौथा आप क्या कर सकते हैं, चौथा आप कर सकते हैं कि आप उधर देखो सीएमडी को भेज सकते हैं, सीएमडी को, और 5वां क्या हो सकता है, आप उधर जीएम को भेज सकते हैं। अब ऑप्शन 4 होते हैं तो इन चारों में से ये सीएमडी और जीएम का एक ऑप्शन कट सकता है अगर सवाल में एक ही दिया जाए तो, वरना कैसे क्या हो सकता है मैं आपको सब बताता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे सामने, बहुत ज्यादा टेंशन दीजिएगा। आपके पास अब मैं केस देने वाला हूं। पहला केस आएगा रवि का, और रवि के केस के साथ में क्या क्या करना है मैं आपको 2 एंगल से सिखाऊंगा, और आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने में आ जाएंगे। मैं आपको 2 एंगल कैसे सिखाऊंगा। पहला एंगल मैं आपको ये सिखाऊंगा, मैं अभी आपके सामने 15, 20, 25 केस बना रहा हूं अपनी मर्जी से, और आप बाद में, अभी कुछ मत लिखिएगा प्लीज, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, अभी पूरा सेशन सिर्फ सुनना है पूरा, तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। फिर इसको दोबारा एक बार देखना पड़ेगा और फिर रूल्स को नोट करना पड़ेगा। अभी बीच में नोट करेंगे तो चूंकि यही चैप्टर में मैंने ऐसा कहा है, बाकी किसी भी चैप्टर में नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या निर्णय लेने के लिए दिक्कत क्या आती है कि सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए। तो पहले एक बार सारा सीख लो, फिर बाद में नोट करना। देखो 2 एंगल सुनिए, मैं क्या कह रहा था। पहला मैं कह रहा था मैं केस ले रहा हूं 15, 20, 25, और केसेस के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। इससे मैं आपको एक एक केस में कुछ बड़ा बड़ा कर सारी चीजें सिखा दूंगा। दूसरा एंगल क्या रहेगा, फिर मैं उल्टा बात करूंगा, मैं कहूंगा, केस नहीं लूंगा कि सिलेक्शन सिर्फ कैसे हो सकता है, रिजेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, आंकड़े अपर्याप्त कैसे कैसे हो सकते हैं, और रेफर कैसे कैसे कर सकते हो। दुनिया में 4 ही तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं बस। आपके सामने कोई भी कैंडिडेट का केस आएगा तो आपको अधिकतम 4 ही निर्णय लेने हैं। कौन से 4 लेने हैं, एक आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, चयन कर लो उसका, एक आप उसको बाहर भेज सकते हैं, आउट, रिजेक्शन कर सकते हैं, तीसरा आप ये कह सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी आपने हायर मैनेजमेंट को भेज दिया ये बोलकर कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, सूचना पूरी मिल नहीं रही जी, और चौथा आप ये कर सकते हो कि रेफर कर सकते हो, किसी को रेफर कर सकते हो। अब कब क्या कैसे होता है वही तो सीखना है। अब जरा देखो, पहला केस रवि का है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक बार इधर देखो, ये जो सब कंडीशन लिखी हुई थी, ये सब कंडीशन किस किस की लिखी हुई थी। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, और आप लिखना इसलिए मत मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ आपको लिखा लिखा है भी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर।
यही मैंने इसकी पीपीटीज बना रखी है, बहुत कुछ लिख रखा है ताकि आपका समय बचे, क्योंकि वरना मैं सब कुछ लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाने वाला था। देखो एक बात बताओ, ये सब कंडीशन पहले वाले की है और चौथे वाले की है। ढंग से समझिएगा मेरी बात को, बहुत ज्यादा ढंग से समझिए। ये जो कंडीशन है ये पहले वाले की है और चौथे वाले की है। यानी कि जो ये कंडीशंस थी 4, 1 2 3 4 और सब कंडीशंस थी 2। सब कंडीशंस की होती हैं, तो कौन सी कंडीशंस की सब कंडीशंस है? पहले वाले और चौथे वाले की, यानी दूसरे वाले और तीसरे वाले की। दूसरे वाले और तीसरे वाले की कोई सब कंडीशन नहीं है। तो मैं एक नई चीज जोड़ता हूं, ढंग से सुनिएगा मेरी बात को। ये कंडीशंस 2 तरह की मैं इसको कैटेगराइज करूंगा, 2 तरह की कैटेगराइज करूंगा, ढंग से समझिएगा। मैनेजर की भर्ती के लिए, मैनेजर की सिलेक्शन के लिए ये 4 कंडीशन चाहिए। इन 4 में से 2 ऐसी हैं, पहली और चौथी, जिसकी सब कंडीशन है, दूसरी और तीसरी जिसकी सब कंडीशन नहीं है। अब सुनो, ये जो दूसरी और तीसरी है, इस दूसरी और तीसरी को मैं बोलूंगा कंपल्सरी कंडीशन। दूसरी और तीसरी को मैं क्या बोलूंगा? कंपल्सरी कंडीशन। कंपल्सरी का मतलब क्या है? ये तो होना ही चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट में दूसरी और तीसरी में कमी दिख जाए, पहली लाइन में उसे बाहर कर दीजिए, आउट। क्यों? क्योंकि ये कंपल्सरी है। कंपल्सरी कंडीशन कौन सी होती है? कंपल्सरी कंडीशन वो होती है, ये मैंने मेरे हिसाब से नाम रख रखे, ये नाम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने अपने हिसाब से रख रखे, क्योंकि आपको किस बात से मतलब है, आंसर सही आना चाहिए और एग्जाम में जो मिलता है वो समझ में आना चाहिए। नाम तो कुछ भी रख लो, नाम ऐसा रखा तो आसानी से समझ में आए। कंपल्सरी कंडीशन कौन सी है? कंपल्सरी कंडीशन वो है, देखो 10-12 बातें हैं, एक साथ सारी नहीं हो सकती, एक एक केस में एक एक बात करेंगे। कंपल्सरी कंडीशंस वो हैं, कंपल्सरी कंडीशंस वो है जिनकी सब कंडीशन नहीं है, जिनकी उप शर्तें नहीं है, और जिनकी उप शर्तें नहीं है वो तो होनी ही चाहिए, उसके बिना कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही आपको किसी का पता लग जाए कि दूसरा और तीसरे में कमी है, कोई बोले मेरी एज 32 साल है, तो बाहर कर दो, बाकी कुछ सुनो ही मत, क्योंकि 32 साल है, अगर बाकी पहला, तीसरा और चौथा पूरा भी हो जाएगा तो भी एक कंपल्सरी कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की तो बाहर हो जाएगा वो। अगर वो बोले मेरे रिटर्न एग्जाम में 40% नंबर है तो भी वो बाहर है, तो भी कुछ नहीं होने वाला। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो पहली और चौथी है, ये पहली और चौथी कैसी कंडीशन है? ये ऑप्शनल है। जो पहली और चौथी है, जो पहली और क्या है बताइए, चौथी है, इस पहली और चौथी को मैं क्या बोल सकता हूं? ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या? कंपल्सरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली में अगर कमी है तो भी चल सकता है, कम से कम बाहर तो नहीं होगा। अगर पहली में कमी है कि ग्रेजुएशन में 50% नहीं आई, लेकिन 50 से थोड़ी कम आई, 45 आ गई, या 46 आ गई, 48 आ गई, तो भी 45 से कम आएगी तो नहीं चलेगा, 45 से कम आएगी तो नहीं चलेगा। तो अगर कल को किसी ने ग्रेजुएशन में कहा कि साहब मेरी तो 48% मार्क्स है, तो साहब बोले 48 तो है ना, और दूसरा, तीसरा, चौथा मेरा पूरा हो रहा है, तो हम इसको बाहर नहीं करेंगे। हम उस केस में क्या करेंगे कि भाई तेरा मामला अब सीएमडी देखेंगे, तेरे को हम सीएमडी को रेफर कर रहे हैं, सीएमडी जाने, सीएमडी का काम जाने। लेकिन ऑप्शनल में अगर कमी है तो चल सकता है काम अभी। तो ऐसे ही अगर किसी ने कहा मेरा अनुभव 2 साल से थोड़ा कम है लेकिन 1.5 साल का है और पहला, दूसरा, तीसरा पूरा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम कि अनुभव आपका 1.5 साल का है, चलो 1 साल से तो ऊपर है ना, और पहला, दूसरा, तीसरा पूरा कर रखा आपने, तो आप किससे मिल लो? जीएम से मिल लो। अब ये गेंद जीएम के पाले में, जीएम जाने, जीएम का काम जाने। हमारा काम तो कंप्लीट हो गया रेफर करने का, क्योंकि हमें आंसर लगाना था। आंसर कितने हो सकते हैं? अधिकतम 4। सिलेक्शन, रिजेक्शन, आंकड़े अपर्याप्त हैं, और किसी को आप रेफर कर सकते हो। तो कैसे कैसे क्या हो सकता है वही तो सीखना है। अब ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। मैंने कहा रवि के बारे में, रवि का केस है, रवि के केस में ध्यान दीजिएगा सब लोग। रवि ने कहा कि मेरी ग्रेजुएशन में मेरी 55% मार्क्स है। पूरी बात सुनिएगा ढंग से, पूरे अटेंशन के साथ। रवि ने कहा मेरी ग्रेजुएशन में 55 है, आगे चलने दो। इसने कहा मेरी एज जो है वो 23 साल है इस तारीख को। अगर कुछ भी ना कहा जाए तो यह माना जाएगा कि ये सारी बातें इस तारीख को हो रही हैं, 1/4/2020 को। तो इसने कहा मेरी एज 22 साल है, मेरे रिटर्न एग्जाम में 60% मार्क्स हैं, मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस 3 साल का है। एक बात बताइए, रवि ने चारों चीजें पूरी कर ली। सावधान, आपको सब कंडीशंस में जाने की जरूरत ही नहीं है।
यू डू नॉट नीड टू गो विद द सम कंडीशंस। जरूरत ही नहीं है सब कंडीशंस में जाने की। क्यों सब कंडीशंस में जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर यहां कमी होती तो उसकी जरूरत थी, अगर यहां कमी होती तो उसकी जरूरत थी। कमी है ही नहीं तो जरूरत किस बात की? मतलब ही नहीं बनता निश्चित रूप से। तो आप क्या कहेंगे? रवि का क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना 10-15 मिनट में सारी बातें होंगी। अब जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा। तो रवि का क्या किया जाएगा? सिलेक्शन। अब ढंग से सुनना आगे बात, ढंग से। अगला केस, दूसरा केस, नाम में क्या रखा है? आप तो दूसरा केस देखो। अभी ग्रेजुएशन में इसकी मान लीजिए 60% मार्क्स है, 60% मार्क्स है। ढंग से सुनिएगा। और उम्र, इसने कहा मेरा जन्म 1988 में हुआ था। अब जन्म 1988 में हुआ था, 1988, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये 90 से पुराना है, और 90 से पूरा इसका मतलब ओवर एज है। अभी ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट के बारे में अन्य खूब सारी सूचनाएं दे रखी है, आगे बहुत सारी दे रखी है, और उसने कहा ये भी है, ये भी है। तो हमने कहा रुक रुक रुक, चुप रह, एक बार रिजेक्शन हो गया भैया, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस कैंडिडेट ने एक ऐसी कमी दिखा दी, एक ऐसी कमी दिखा दी, जो कमी कौन सी कमी है? कंपलसरी कमी है। यानी कि कंपलसरी में आता है वो कमी तो हमें चलेगी नहीं, वो तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हम, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम उसे बाहर कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा सारे लोग। अगला केस, नेक्स्ट केस, मैं पहले स्लो ले रहा हूं, मैं पहले इजी ले रहा हूं, फिर मैं ऐसे केस दिखाऊंगा आपको जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, आपको लगेगा आंसर कुछ और होना चाहिए, होगा कुछ और। तीसरा केस देखिए, तीसरा जो केस है, उस केस की सूचना 1 पेज की है, पूरा 1 पेज भरकर आया है उसकी सूचना को लाकर के। वो 1 पेज की सूचना हम पढ़ना शुरू करते हैं। सूचना की पहली लाइन, ये जो केस है उसमें रिटन एग्जाम में 49% मार्क्स हैं, रिटन एग्जाम में 49% मार्क्स हैं। मेरे को आपसे जवाब चाहिएगा, अगर रिटन एग्जाम में 49% मार्क्स है, 4 नो, तो क्या ये कौन सा पॉइंट है? ये कंपलसरी पॉइंट है, ये कंडीशन कंपलसरी वाली है। और मैंने क्या कहा? जो चल सकता है, जिसमें कुछ मैनेज हो सकता है, उसी की सब कंडीशन बनती है, और जिसकी सब कंडीशन नहीं बनती उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हमने कहा पुलिस में भर्ती करनी, हाइट इतनी होनी चाहिए, बात खत्म। बाकी चाहे कुछ ही कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो हम कोई भी चीज के लिए क्या करते हैं? ये तो चाहिए ही चाहिए। आपने कहा कि मुझे नौकरी करनी है, तो ये तो कंपलसरी चीज है, बाकी मैं चला लूंगा। मेरे को घर लेना है, खरीदना है, घर में ये तो चाहिए ही चाहिए, बाकी मैं कुछ भी मैनेज कर लूंगा, है कि नहीं? कई बार किसी को मैरिज का प्रपोजल है, तो ये तो ऑप्शन, कम से कम ये बातें तो होनी चाहिए, बाकी मैनेज कर लूंगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा तो होना ही चाहिए, बाकी मैनेज कर लेंगे। बाकी क्या मैनेज कर लेंगे? पहला और चौथा। अब एक नई बात लेके आता हूं, ढंग से सुनना, याद रखिएगा। जिंदगी में यहां पर मैंने कुछ नहीं बोलना, यहां पर जो नियम बने हुए हैं मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं मीडिएटर बन करके, सरल तरीके से। और आप थोड़ी देर बाद देखिएगा आपको कितना मजा आता है, कितना आसान लगता है। सिर्फ मुद्दा यही रहता है कि टाइम थोड़ा लगता है समझाने में। अब अगला पॉइंट देखो, मैंने पहले 1 पॉइंट दिया आपको, ऐसे 10 पॉइंट दूंगा। 1 पॉइंट मैंने क्या दिया? अगर कंपलसरी कंडीशन में कमी दिख रही है तुरंत बाहर कर दो। अब दूसरा पॉइंट सुनो, अगर कोई ये कहे कि मेरी ग्रेजुएशन में, ढंग से सुनिएगा, मेरी ग्रेजुएशन में 48% मार्क्स है, 48 से और कम करते हैं। अगर ग्रेजुएशन में मेरी 40% नंबर है, ढंग से सुनना, ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं? 40%, 40% मार्क्स है मेरे ग्रेजुएशन में। अगर मेरे ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स हैं और आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और दिया, 8-10 लाइन और दिए, क्या मैं 8-10 लाइन और पढ़ूं? पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, आप उसको बाहर कर दो। बाहर क्यों कर दो? आपने कहा सर ये तो कंपलसरी है ही नहीं, पहला पॉइंट तो कंपलसरी नहीं है, फिर बाहर कैसे कर दो? ये तो कंपलसरी कमी है, कंपलसरी कंडीशन में, कंपलसरी कंडीशन में कमी है तो बाहर करो। लेकिन ढंग से सुनो तो सही से क्या कहा उसने। कहा ग्रेजुएशन में 40% है, ये 50 है, 50 में कम चल जाएगा, लेकिन उतना कम भी नहीं चलेगा जो 45 से नीचे चला जाए। क्यों? क्योंकि जिसका भाई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, मान ली बात, ये ऑप्शनल कंडीशन है, मान ली बात, लेकिन जो ऑप्शनल कंडीशन है वो भी क्या बोलती है कि 50% नहीं हो तो चला लेंगे, बट 50 से कम हो। लेकिन ये अगर जो आपका ऑप्शनल, ये वाला जो वैकल्पिक कंडीशन है, अगर ये पूरी नहीं होती
तो इसकी शर्त क्या है कि इसका सब कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए। अगर आपको यहां पर जो आपकी ऑप्शनल कंडीशन है वो भी पूरी नहीं होती, कंपलसरी वाली तो नहीं होती, तो कहानी वही खत्म हो जाती। लेकिन अगर ऑप्शनल कंडीशन भी पूरी नहीं होती और साथ में उसकी सब कंडीशन भी पूरी नहीं होती, तो बोलता है कि ना तो मैं ये करने को तैयार हूं ना मैं वो करने को तैयार हूं। तो दोनों ही करने को तैयार नहीं हो तो फिर वो हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे कि वो क्या हो गया, जैसे कि उसने कंपलसरी पॉइंट को ना पूरा किया हो। तो ये किसी को रिजेक्ट करने का दूसरा तरीका हो गया। अब जरा बोर्ड पे देखेंगे सारे के सारे लोग, अब एंगल में चेंज करके बता रहा हूं, सारे समझेंगे, अभी लिखना कुछ भी नहीं है आपको, है ना। आप वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते हो। रिजेक्शन के दुनिया में, पूरी दुनिया में डिसीजन मेकिंग नाम के चैप्टर में रिजेक्शन के सिर्फ 3 तरीके, बस सिर्फ 3 तरीकों से रिजेक्शन किया जा सकता है। मैं केस वाइज भी चल रहा हूं और ये आंसर वाइज भी चल रहा हूं, थोड़ी देर चलने दीजिए, बाद में आप खुद ही सारे काम कर लोगे, फिर तो केसेस फटाफट। रिजेक्शन का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये कोई भी एक, और ये सब मैंने आगे लिख भी रखा है, मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा दूं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने सारे नियम लिख रखे हैं, देखो आपके सामने सारे कंडीशन से, लेकिन अभी एक बार आप कैसे समझ लोगे तब तो ये समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक जो कंपल्सरी, कोई भी एक कंपल्सरी कंडीशन, कोई भी एक कंपल्सरी कंडीशन फुलफिल ना हो, रिजेक्ट कर दीजिए इसको। कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक कंपल्सरी कंडीशन पूरी ना हो तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, मैंने कहा रिजेक्शन के कितने तरीके? 3 तरीके, 3 वेज, केवल 3 तरीकों से रिजेक्शन हो सकता। दूसरा क्या है वो सुनिए, कि कोई भी एक, कौन सा? कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल कंडीशन, और साथ में उस ऑप्शनल कंडीशन की सब कंडीशन, उपशर्त, सब कंडीशन में उपशर्त, ये दोनों की दोनों मिलकर पूरे ना हो, क्रॉस मतलब ना हो, तो आप उसे बाहर कर दीजिए। क्योंकि अब भाई आपने ये तो छूट दी थी कि ऑप्शनल पॉइंट, ऑप्शनल कंडीशन पूरी नहीं हो तो काम चला लेंगे। अरे तो ऑप्शनल कंडीशन पूरी ना हो तो काम चला लेंगे, लेकिन फिर ये सब कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए थी। बोले ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो दोनों में नहीं चलेंगे। जैसे किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो कि जो है यहां पर आपकी 80% आनी चाहिए तो एडमिशन मिलेगा कॉलेज के अंदर, और ना हो तो फिर आप ऐसा करो, एक मैनेजमेंट कोटा में है उसमें 10,000 रुपए जमा करा के ले लो। तो ना हो तो अगर 80% मार्क्स है तो वैसे हो जाएगा एडमिशन, और ना हो तो 10,000 जमा करा दो। अब कोई बोलता है ना तो मेरी परसेंटेज है और ना मैं पैसे जमा कराऊंगा, तो बात ही खत्म हो गई। फिर दोनों केस, तो फिर ऑप्शनल पॉइंट, अच्छा कोई कंपलसरी पॉइंट होता कि इतना परसेंट 60 तो चाहिए ही चाहिए, और उसने कहा मेरी तो 40 है, तो बात ही खत्म, भले कितने पैसे जमा करा ले, है या नहीं। तो अगर कंपलसरी कंडीशन है, मैं बार बार रिपीट करके इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, अगर कंपलसरी कंडीशन है और उसमें कमी है तो तुरंत बाहर, और ऑप्शनल कंडीशन में कमी है और उसके सब कंडीशन में भी कमी है तो तुरंत बाहर। तीसरी और अंतिम तरीका रिजेक्शन क्या है वो सुनिएगा जरा, केस पर चलते हैं, पीछे देखो, फिर मैं लिखूंगा अगला केस, नए नाम नहीं लिख रहा, बहुत सारे केस हो जाएंगे, ऐसे चलने दो। तीसरा केस सुनो जरा, केस का नंबर भी काउंट करने की जरूरत नहीं, आप तो सीखते चले जाओ, ढंग से समझिएगा। अगर मैं तीसरा मामला क्या हो सकता है, तीसरा मामला यह हो सकता है, कैसे बाहर होगा, देखो सुनो ढंग से मैं क्या कह रहा हूं। किसी ने कहा कि मेरी ग्रेजुएशन में 48% मार्क्स है, कितने मार्क्स है? 48% मार्क्स है। तो एक बात तो पक्की है, क्या इसका क्लियर कट सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर कट का मतलब क्या होता है? ये क्लियर कट क्या है? सिलेक्शन क्लियर कट, क्लियर कट का मतलब है बिना कोई रोक टोक के सीधा अपॉइंटमेंट। सीधा अपॉइंटमेंट देने का सिर्फ एक तरीका होगा, सीधा अपॉइंटमेंट देने का, मैं यहां लिख देता हूं सिलेक्शन। अगर मैं किसी के सिलेक्शन की बात करूंगा तो सिलेक्शन करने का सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही तरीका है, बस सिलेक्शन करने का सिर्फ एक तरीका है, सारे की सारे ऑल कंडीशंस। ऑल का मतलब क्या है? कंपलसरी भी हो गई, ऑप्शन सारी की सारी पूरी होती हो, सारी की सारी पूरी होती हो, इसके अतिरिक्त सिलेक्शन करने का कोई तरीका ही नहीं है। अब सुनो मेरा केस सुनो,
ग्रेजुएशन में इसके 48% मार्क्स है, तो क्या हम इसको बाहर कर दें? नहीं नहीं, बाहर नहीं कर सकते हम इसको बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि 48% मार्क्स है। इसका मतलब यह है कि ये, अच्छा, अगर इस दूसरे में कमी होती तो बाहर कर देता तुरंत, तीसरे में कमी होती तो भी बाहर कर देता तुरंत, लेकिन अभी ये पहले में कमी है और पहले उसमें कमी है जिसकी सब कंडीशन दी हुई है, तो मैं इसको अभी बाहर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको सिलेक्शन भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? मैं आगे पढ़ूंगा और कुछ चॉइस नहीं है। ग्रेजुएशन में 48% मार्क्स है। अगली लाइन सुनना, अनुभव 1 साल का है, 1.5 साल का रख लो, चलो अनुभव 1.5 साल का है। अब सुनो सुनो ढंग से, इसमें कमी है, पूरी बात सुनना, इसमें कमी है। और उसने आगे मान लो ये कह दिया कि ग्रेजुएशन में 48 तो बोल ही दिया था ना, इसका मतलब इस पहले में कमी है लेकिन इसकी उपशर्त पूरी हो रही है। दूसरा तीसरा छोड़ो एक बार, ये मान लो दूसरा तीसरा पूरा हो रहा है, फुलफिल है, 23 साल उम्र है और ये रिटन एग्जाम में 90% है, दूसरा तीसरा पूरा कर लो। इसमें 48% मार्क्स है तो ये कम है लेकिन वो पूरा हो रहा है। अनुभव 1.5 साल का है तो 1.5 साल का तो ये भी पूरा हो रहा है। अब क्या करूं? ढंग से सुनो, कंपलसरी दूसरा तीसरा दोनों पूरे, ग्रेजुएशन में कम है लेकिन 48 उधर पूरा हो रहा है, अनुभव में कमी है लेकिन इधर 1.5 साल हो रहा है, तो 1 साल तो है ही कम से कम। याद रखिएगा, कुछ लोग कहेंगे सर दूसरे तीसरे में तकलीफ थी वो पूरा हो रहा है, तो इसके हिसाब से तो सीएमडी को रेफर करो और इसके हिसाब से जीएम को रेफर करो। नियम सुनिएगा, मैंने नहीं बनाए, बने बनाए हैं, मैं तो मीडिएटर हूं बताने के लिए आपको, स्टैंडर्ड रूल्स हैं। कभी भी 2-2 लोगों को रेफर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो 2-2 लोगों को रेफर करना पड़ जाए, 2-2, तो उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। आप आम जिंदगी में देखिएगा, एक एक्सक्यूज हम किसी का भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, स्ट्रिक्टली। इंस्टीट्यूट में मैं कई बार देखता हूं कि अगर कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं जो डिसिप्लिन में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार चल सकता है, कोई चला, कोई बड़ा काम नहीं तो 2-4 बार चल सकता है, बट रिपीटेटिवली हो तो फिर बर्दाश्त नहीं हो सकता। नियम क्या होता है जिंदगी में? आप किसी को भी एक बार तो कह सकते हो, 1 टाइम इट इज पॉसिबल, लेकिन अगर वही चीज बार बार हो तो नियमों के हिसाब से अलाउ नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर। आम जिंदगी में चाहे कुछ भी करें, तो याद रखिएगा इस केस में रिजेक्शन का तीसरा तरीका आपके पास आ चुका है। क्या तरीका आ चुका? 2, कौन से? ऑप्शनल कंडीशंस पूरी ना हो तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको उधर पढ़ने, जैसे मान लीजिए किसी ने सिर्फ ये कह दिया कि ग्रेजुएशन में ये 50 नहीं है, ये भी नहीं बताया कितनी है, ग्रेजुएशन में 50 से कम है और अनुभव 2 साल से कम है, तो इतना ही पर्याप्त था, इतना ही पर्याप्त था। क्योंकि पहला और चौथा, याद रखिएगा, किसी भी सूरत में, किसी भी प्रश्न में एक से ज्यादा कमियां बर्दाश्त नहीं हो सकती। और एक कमी भी कौन सी बर्दाश्त होगी? वो जो ऑप्शनल है। जो कंपलसरी कंडीशन है उसमें तो एक भी कमी बर्दाश्त नहीं होगी। कंपलसरी कंडीशन में तो पूरा होना चाहिए, पूरे में से पूरा, एक भी कमी तो बाहर कर दो। लेकिन अगर ऑप्शनल की बात करूंगा तो ऑप्शनल का मतलब है एक कमी तो बर्दाश्त हो सकती है। वो एक कमी भी बर्दाश्त किस शर्त पर हो सकती है? उस शर्त पर हो सकती है कि बाकी की सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। अगर 2-2 कमियां हो गई, क्योंकि कंपलसरी में तो 2-2 छोड़कर एक भी कमी नहीं हो सकती, तो बाहर हो जाता। ऑप्शनल में अगर 2 कमियां हो गई, फिर भले ही उसकी दोनों की उपशर्तें पूरी होती हो तो भी वो बाहर हो जाएगा। यही मजबूरी थी कि मैंने 2-2 चीजें ली आपको सिखाने के लिए। अगर मैं एक लेता ना तो ये पॉइंट मैं आपको सिखा ही नहीं पाता और आपके एग्जाम में गलती से आ जाता तो आप फंस जाते कि करें क्या इसका। इसलिए ये चीज सीखना जरूरी था। तो मैं यह बात करूं, ये मैंने आपको कहा 3 तरीके केवल हैं। कोई भी एक कंपलसरी पॉइंट में कमी हो तो बाहर हो जाएगा। अपन नियम सीख लेते हैं 5-7 मिनट और। मुझे मालूम है मैं 10 मिनट कहा था लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, अब क्या करूं, समझाने में टाइम लग ही जाता है। तो पहले में सिर्फ एक कंपलसरी पॉइंट में कमी है तो बाहर कर दो, ऑप्शनल पॉइंट में कमी है, ऑप्शनल कंडीशन में, और साथ में उसकी उपशर्त भी पूरी नहीं हो रही, तो दोनों मिलकर कंपलसरी के जैसे ही हो गए तो बाहर कर दो। या दो वैकल्पिक ऑप्शनल जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होती, तो फिर भले ही उसकी सब कंडीशंस पूरी हो चाहे मत हो तो बाहर कर दो। तो रिजेक्शन करने के दुनिया में सिर्फ 3 तरीके मौजूद हैं। सिलेक्शन करने का दुनिया में एक ही तरीका मौजूद है, सिर्फ एक तरीका। अगर हम उधर जाए बिना इधर पूरा कर सकते हैं तो ही सिलेक्शन हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं है। और मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेफर कैसे कर सकते हैं। रेफर करने का
सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका मौजूद है, एक ही तरीका, हां बस एक ही तरीका। जैसे इस केस में रेफर कैसे होगा, देखो अगर मैं इस केस में मेरे पास दो रेफरल है, पहला रेफरल क्या है, अगर पहला रेफरल देखो तो रेफरल क्या है, पहला सीएमडी। तो सारे बच्चे ढंग से समझेंगे, अगर यहां पर रेफर सीएमडी को हो रहा है, क्योंकि रेफर जितने होंगे सबको करने का एक, अगर सीएमडी को रेफर हो रहा है तो कब हो रहा है, सीएमडी को रेफर होने का सिर्फ 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 क्या तरीका, एकमात्र, वो ये कि जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन जो थी पहले नंबर की वो पूरी नहीं होती, लेकिन इसकी जो उपशर्त है, ध्यान से समझिएगा, जो सब कंडीशन है, उपशर्त है, वो पूरी होती है। साथ में यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि बाकी तीनों कंडीशंस, तीनों कौन सी कंडीशंस बच गई, जो भी बच गई, 2, 3 और क्या बताइए 4, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। बाकी की सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। आपने पहले वाले में पहली वाली पूरी नहीं होती, अगर पहली पूरी हो जाती तो उसकी सब कंडीशन में पहुंचने की जरूरत ही क्या थी। तो पहली वाली पूरी नहीं होती लेकिन उसकी सब कंडीशन पूरी होती है, पहली वाली पूरी नहीं होती लेकिन सब कंडीशन पूरी होती है, तो बाकी जो बच गया 2, 3 और 4 ये पूरा होना चाहिए। अगर 2 अधूरा है तो कंपलसरी पॉइंट में कमी होगी, बाहर कर दो। 3 अधूरा है तो कंपलसरी में कमी है, बाहर कर दो। 4 अधूरा है तो 1 अधूरा और 4 अधूरा, तो 2 ऑप्शनल में कमी हो गई तो बाहर कर दो। तो इसका मतलब किसी भी केस में, किसी भी कैंडिडेट में हम अधिकतम से अधिकतम कितनी कमियां बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ एक, वो भी कौन सी वाली, ऑप्शनल। अब मैंने आपको 3 चीज, अच्छा इसमें एक और बी था, बी में अगर मैं कहूं, आगे यहीं लिख देता हूं, समझ पा रहे ना बी में क्या होगा। अगर आपको किसको रेफर करना है, जीएम को, तो जीएम को अगर रेफर करना है तो क्या होगा, ढंग से लिख देते हैं, इधर देखो, अगर आपको जीएम को रेफर करना है तो सिर्फ क्या हो सकता है, जीएम को रेफर करना है तो सिर्फ ये हो सकता है कि फोर्थ, जो चौथी कंडीशन थी एक्सपीरियंस वाली, चौथी कंडीशन आपकी पूरी ना हो, लेकिन उसकी जो सब कंडीशन है, उसकी जो उपशर्त है वो पूरी होनी चाहिए। ये तो पूरी होनी चाहिए और ये अधूरी रहनी चाहिए। साथ में प्लस क्या करना पड़ेगा, 1, 2 और 3 ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। यानी कि आप रेफर अगर किसी को करते हो तो सिर्फ उसमें एक ही कमी बर्दाश्त कर सकते हो, एक से ज्यादा अगर कमी है, एक से अगर ज्यादा कमी है तो यह निश्चित रूप से मानकर चलेगा कि उसको रेफर नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ रिजेक्ट किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, सारे बच्चे समझिएगा। अब मैं 4-5 केस बोलता हूं, आप खुद जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। आंकड़े अपर्याप्त कब देते हैं, लेकिन मेरे को आपको पहले 5-7 केस बोल बोल कर दिखाने, फटाफट देखो। फर्स्ट देखो, नया केस, किसी ने कहा मेरी ग्रेजुएशन में 47% मार्क्स, 47, ढंग से सुनते जाओ, ग्रेजुएशन में 47 कम है, इधर उधर पूरा है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 4 पूरे हैं, उम्र 23 साल, रिटर्न एग्जाम 60%, अनुभव 3 साल, 2 पूरा 3 पूरा 4 पूरा, यहां पर यह अधूरा, लेकिन इसका एक्सेप्शन, इसकी सब कंडीशन पूरी, क्या करूं, रेफर कर दीजिए सीएमडी को। करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। अगला केस, अरे आप तो कितनी बार भी सुन सकते हो इसको, है कि नहीं, तो अपन को रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। अगला केस, ग्रेजुएशन 70%, उम्र 24 साल, रिटर्न एग्जाम 70%, अनुभव 1.25 साल, 1 साल 9 महीना, क्या करूं, पहला पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा पूरा, चौथे में कमी है, लेकिन चौथे में कमी है, फिर क्या करूं, 1.25 साल तो है, यानी 1 साल से तो ऊपर है ना, क्या करूं, रेफर टू जीएम, रेफर टू जीएम। अगला केस, ग्रेजुएशन 44%, 44%, आगे क्या करूं, कहानी समाप्त करो, खत्म कहानी, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में 44% है, तो ये तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। देखो आप, क्यों, अरे कमी चल जाती ना, तो ये खुद पूरा हो रहा, ऑप्शनल तो मानता हूं, ये कंडीशन कंपलसरी नहीं ऑप्शनल है, ना तो खुद पूरा हो रहा ना उसका उपशर्त पूरी हो रही, तो दोनों ही पूरी नहीं हो रही, और तो दोनों में से इधर नहीं हो रही तो उधर तो होनी चाहिए कम से कम, और उधर नहीं हो रही तो आप उसको बाहर कर दीजिए, आउट। अगला केस, आपने कहा सर आगे पढ़ते तो सही कम से कम, क्या लिखा था, पढ़ने से क्या हो जाएगा, पढ़ने से हो क्या जाएगा, आगे हमारा कोई फैसला बदल जाएगा क्या, जिसको रिजेक्ट ही कर दिया उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं बनता, बात खत्म। किसी स्टूडेंट की 5 कॉपियां हैं, 5 सब्जेक्ट है, 5 में पास होना चाहिए, तब पास माना जाएगा।
पहली कॉपी चेक हुई, फेल हो गया, तो बाकी चेक करके भी क्या कर लेंगे चारों को। अरे चारों में पूरे में से पूरे नंबर आ भी जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, क्या हमारा निर्णय डिसीजन बदल जाएगा? नहीं। तो फिर बाकी चेक क्यों करें, मतलब नहीं है। हमारे को एग्जाम में सिर्फ सही आंसर से मतलब है, वो जितना जल्दी आ जाए वही तो सीखना है। अगला केस जरा सुनिएगा, अगला केस क्या है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में इसने कहा, ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, कि मेरी 46% मार्क्स है, 46%। ढंग से सुनिएगा, केस के लेवल अब बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे मैं केस का लेवल बढ़ाऊंगा। ग्रेजुएशन में 46% मार्क्स है, 46, यहां 46 है तो क्या करूं, उधर झांक के देखूं, 45 तो है ना कम से कम, चलेगा क्या, इसका सिलेक्शन कर लूं? अरे सिलेक्शन कैसे हो सकता है, सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। अधिकतम से अधिकतम इसके साथ क्या भला हो सकता है, अधिकतम से अधिकतम यह हो सकता है कि हम इस मैटर को सीएमडी को रेफर कर दे, बशर्ते बाकी पूरा होना चाहिए। आगे सुनो, यहां पर 46% है तो यह अधूरा है और वो पूरा है। आगे उसने कहा इसकी उम्र अभी 19 साल है इस डेट को, तो क्या करें बोलो, 19 साल है, क्या करें, इसको बाहर कर दो भाई। उसने कहा भाई अभी तू छोटा है, अभी तो तू अंडर एज है, नहीं चलेगा, मतलब ही नहीं, काम खत्म। अगला केस फिर से 46%, ये 46% है, ढंग से सुना, अच्छा केस है, ये 46% है, उधर तो चल जाएगा। अगली बार एज क्या है, एज इसकी 24 साल, चलने दो। ये रिटर्न एग्जाम 60%, चलने दो। एक्सपीरियंस 1.5 साल, तो ढंग से सुनो, इधर 46% है तो इसमें कमी है, लेकिन वो पूरा हो रहा है उपशर्त। दूसरा कंपलसरी पूरा, ये पूरा नहीं होता तो बाहर कर देते, ये पूरा ये नहीं होता तो बाहर कर देते। 2-3 पूरे हैं, 4 नंबर में क्या हो रहा है, 4 नंबर में हो रहा है 1.5 साल, तो ये अधूरा, लेकिन इसकी उपशर्त पूरी है, तो पहला अधूरा उपशर्त पूरी, चौथा अधूरा उपशर्त पूरी। रिजल्ट क्या दूं, निर्णय क्या दूं, रिजेक्शन, आउट। क्यों? क्योंकि 2 कमियां कैसे बर्दाश्त करेंगे, कमी अधिकतम कितनी बर्दाश्त हो सकती है, 1 सिंगल कमी बर्दाश्त हो सकती है, केवल और केवल 1। अगर किसी में 2 कमियां हैं, मैं आपको रिपीटेटिवली कह रहा हूं, अगर 2 कमियां, अरे कंपलसरी वाला कंडीशन होती ना, अगर कंपलसरी वाली कंडीशन होती तो 1 भी कमी बर्दाश्त नहीं होती, 1 में ही बाहर कर देते हम। अगर मैं बात करूं तो कंडीशन, हम कमी कौन सी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो जो वैकल्पिक है, वो जो ऑप्शनल है, वो जिसकी सब कंडीशन है, लेकिन खुद भी अधूरी और सब कंडीशन भी अधूरा, दोनों चीज बर्दाश्त नहीं होगी, तो दोनों को मिलाकर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों ही कम है तो बाहर। अब यहां पर क्या करें, ये कम है और ये कम है, मान लिया इनके वो पूरे हो रहे हैं, बट कमियां आप में 2 हो गई और 2-2 कमियां हैं, तो निर्णय क्या होना चाहिए, इसका रिजेक्शन होना चाहिए। अगले केस पर जाते हैं। किसी ने कहा ग्रेजुएशन 70%, उम्र इसकी 22 साल, रिटन एग्जाम 70%, और अनुभव में इसने कहा कि मेरे पास अनुभव है 1 साल 11 महीने और 25 दिन का, 1 साल 11 महीने 25 दिन। अब अपना दिमाग मत लगाना कि 5 दिन की तो बात है सर, कंसिडर कर लो सिलेक्शन, दिक्कत हो जाएगी। आप तो सिलेक्शन कर लोगे, बट सामने वाला 1/3 नंबर काट लेगा। आपको कुछ भी अपनी तरफ से सहानुभूति नहीं दिखानी, आपको एग्जैक्ट दिखाना है। अगर 50% मार्क्स माने हैं और उसके मार्क्स आ रहे हैं 49.99%, तो आप कहेंगे नहीं है साहब 50%, बात खत्म। आप गणित का नियम मत लगाना राउंड ऑफ करने का, जो कहा वो कहा। अगर 0.01% भी कम है तो कम है तो कम है, अपना दिमाग खर्च नहीं करना, जो जैसा दिया है वैसा मानकर आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां बात क्या करें कि साहब ये तो कम है, लेकिन वहां पूरा हो रहा है, तो पहला पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा भी पूरा, तीनों पूरे हो गए, लेकिन जो अनुभव है उसमें कमी है, बट वो वहां पर पूरा हो रहा है, तो मैं आंसर दूंगा रेफर टू, क्या करें बताओ, जीएम। तो आपको जीएम को रेफर कर देना चाहिए। अगला केस, अगले केस में इसने कहा ग्रेजुएशन में मेरी 90%, उम्र मेरी 26 साल, रिटन एग्जाम 70%, एक्सपीरियंस 2.5 साल। उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर ये सारे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो मैंने क्या कहा, सिलेक्शन का एक ही तरीका दुनिया में, सिलेक्शन का सिर्फ एक ही तरीका दुनिया में कि यहीं पर इसी जगह पर सारी चीजें पूरी हो जाएं, उधर जाना ही ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ हम तभी किसी कैंडिडेट का चयन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और देख लेते हैं। अब मैं चाहता तो ये था कि आज के सेशन में पूरा हो जाए, बट समय को देखकर लग रहा है मुझे 15 मिनट तो अभी आपको नियम और सिखाने में चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल बाकी है, आंकड़े अपर्याप्त कब आता है, फिर हम करेंगे तो 2 घंटे का सेशन आपको रास नहीं आएगा, तो अपन एक सेशन और बनाते हैं, और क्या करें, कोई चॉइस ही नहीं है। जरा बोर्ड पे देखो, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये कब आता है, आंकड़े जो हैं ये अपर्याप्त हैं, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है। मैं आपको अगर बहुत ही सरल तरीके से बताऊं,
बहुत ज्यादा सरल तरीके से बताऊं तो सुनिएगा मेरी बात को। कोई भी ऐसा आंकड़ा जिसका अभाव है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? पता नहीं साहब क्या आएगा, पता ही नहीं है, वी डोंट नो। किसी ने कहा ग्रेजुएट तो है, अब ये तो बता दिया ग्रेजुएट है, बट ये नहीं बताया परसेंटेज कितनी है, मतलब तो परसेंटेज से था। कोई भी, बहुत ढंग से सुनना, मेरी इस 2-4 लाइनों में सारी बातें छिपी हैं। कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा डेटा जिसका अभाव है, उपलब्ध नहीं है, और वो मिल जाए, अगर मिल जाए, पूछ ले उससे, पता ही नहीं है, फोन करके पूछे उसको, बता ग्रेजुएशन में कितनी है, और वो बोले कि ग्रेजुएशन में मेरे 70% मार्क्स है, तो हमारा काम उधर ही चल गया, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सब कंडीशन पे। और वो बोले साहब मेरे ग्रेजुएशन में 46% मार्क्स है, तो हम कहेंगे भाई तेरा रेफर तो कर सकते हैं, बाकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। 70 होता तो हम उधर जाते ही नहीं, और 50 से कम है तो उधर चले गए, है कि नहीं? तो इसका मतलब कोई भी ऐसी सूचना जिसका अभाव है, और वो सूचना जब हम टक टक करें, उससे पूछे फोन करके, तो उसका जवाब जो मिले, उस जवाब से मेरे पास कम से कम 2 दिशाएं दिखनी चाहिए। मैं उससे पूछ रहा हूं और जवाब से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मैं आंकड़े अपर्याप्त तो नहीं दे सकता। इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, जैसे सुनो, किसी ने यह कहा एक लाइन में कि साहब मैं ग्रेजुएट हूं, यही केस है, मैं ग्रेजुएट हूं। बहुत ढंग से सुनिएगा इस 5 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इनएडिक्वेट, यही तो सबसे कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये ऐसा ही होता है, इन सब चीजों को सीखने के बाद ही बता सकता हूं, वरना ये समझ में नहीं आता। किसी ने कहा मैं ग्रेजुएट हूं, हमने कहा ठीक है ग्रेजुएट तो है, बट तू परसेंटेज तो बता, क्योंकि यहां तो परसेंटेज चाहिए था। अगली लाइन में उसने कहा कि मैंने जो रिटन एग्जाम दिया था ना, उसमें मेरे 40% नंबर है, जबकि रिटन एग्जाम में मैंने कितने परसेंट मार्क्स रख रखे? 50। अब मेरे को एक बात बताओ, रिटन एग्जाम कैसा पॉइंट है? रिटन एग्जाम एक कंडीशन, कौन सी? कंपलसरी कंडीशन है, और ये कमी है, ये कमी बर्दाश्त नहीं है हमारे को, ये कमी तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हम। अब मुझे ये बताओ कि उसको फोन करके ग्रेजुएशन में परसेंटेज पूछने का कोई फायदा होने वाला है क्या? वो चाहे 70 बोले, चाहे वो 45 बोले, चाहे वो 48 बोले, चाहे वो कुछ भी बोले, क्या उसके उत्तर से आपकी दिशाएं 2 तय हो रही हैं? आपने पूछने से पहले तय कर लिया था कि इसका रिजेक्शन है। क्यों? क्योंकि कंपलसरी पॉइंट में, कंपलसरी कंडीशन में कमी दिखा रहा है, और जब कंपलसरी कंडीशन में कमी है और इसको बाहर जाना है, आउट होना है, तो फिर पूछने का क्या फायदा? कोई मतलब नहीं निकलता। फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, वही 5 सब्जेक्ट्स, और पहले सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया किसी भी वजह से, और हर सब्जेक्ट को पास करना जरूरी था, सप्लीमेंट्री होता नहीं है, कंपटीशन एग्जाम है। क्या बाकी के 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं पता हमारे को? क्या इनके मार्क्स पता लगाने से आपके उत्तर पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो आप आंकड़े अपर्याप्त कैसे दे सकते हो? आंकड़े अपर्याप्त का सिंपल सा लॉजिक है, प्यारा सा लॉजिक है कि ऐसे आंकड़े ही अपर्याप्त माने जाएंगे जिनके मिलने के बाद कम से कम 2 दिशाएं तो तय होती हो। मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूं, आप समझ सकते हैं, एक आपकी क्लास को तैयार करने में मैंने 1 दिन का भी अवकाश नहीं लिया है। आप सोचो, मुझे भी तो, मैं गृहस्थ व्यक्ति हूं, है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि 1 भी दिन का अवकाश नहीं लिया, रोजाना क्लास आती है मैथ्स की, रोजाना क्लास आती है आपकी रीजनिंग की, डेली, और आप देखो कोशिश करते हैं कि क्वालिटी इतनी अच्छी निकल कर आए कि आपको मजा आ जाए, तो आपका कम से कम इतना तो ड्यूटी बनता है कि आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और इस परिवार में जो करीब 40,000 से ज्यादा लोग हैं, इसको बहुत जल्दी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। क्योंकि इंटेंशन मेरा, हमारी पूरी टीम का बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत अच्छे से काम करना, क्वालिटी से काम करना, और इतने दिन हो गए तो आप समझ पा रहे होंगे। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, आप भी जो है इसको थोड़ा सा आगे सब तक पहुंचाने में मदद करें, इतना आपको करना भी चाहिए। इधर देखो, और अपने आप के साथ भी जस्टिस करें, इसका फायदा भी तो उठाएं। फायदा कैसे उठाएंगे? अंत भला तो सब भला, आपको हर कीमत पर पास होकर दिखाना है। चलो अपन फटाफट इसको पूरा कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, आंकड़े अपर्याप्त तब आएगा जब कोई भी आंकड़ा ऐसा जो फंस गया, अटक गया, और उसको मैं पूछूं, तो उसके बाद में कम से कम 2 दिशाएं तय होनी चाहिए। अब मैं आपको 5-7 एग्जांपल्स लूंगा सिर्फ आंकड़े अपर्याप्त के। माइंड मेकअप मत कर लेना कि सर ने कह दिया सिर्फ आंकड़े अपर्याप्त के एग्जांपल लूंगा, सारे आंसर एक ही। नहीं, दिमाग लगा, सुनो।
अटेंशन देना सारे बच्चे, यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है। नया केस, ग्रेजुएशन में 70%, एज इसकी 24 साल, या यो मान लो कि 1900 जो है उसका 94 का बर्थ है, जो भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, 94 96। उसने आगे कहा कि रिटर्न ग्रेजुएशन इसका 70%, उम्र 24 साल, रिटर्न एग्जाम पता नहीं, अनुभव 3 साल। अब सुनो ढंग से, पहला कंफर्म है, दूसरा पूरा, चौथा पूरा। परीक्षा दी तो थी इसने, लेकिन रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर आए ये बताया नहीं। परीक्षा दी तो थी इसने, लेकिन रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर आए ये बताया नहीं इसने, बताया नहीं रिटर्न एग्जाम। अगर इसने रिटर्न एग्जाम में नंबर नहीं बताए तो क्या हम इसको बाहर कर सकते हैं? क्या हम इसको बाहर कर सकते हैं? हम इसको बाहर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सुनो, पहला पूरा, दूसरा पूरा, चौथा पूरा, रिटर्न एग्जाम पता नहीं है। एग्जाम दिया तो है, एग्जाम ही नहीं दिया ये पता लग जाए, ये पता लग जाए कि एग्जाम दिया ही नहीं तो रिटर्न एग्जाम में कुछ भी आए नहीं होंगे, तब तो बाहर कर देना। लेकिन ये पता ही नहीं है, और ये पता है कि रिटर्न एग्जाम तो दिया था, नंबर नहीं पता। फोन लगाओ इसको, पूछो इससे, भैया रिटर्न एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स आए? पहला पूरा, दूसरा पूरा, चौथा पूरा। हमने पूछा रिटर्न एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स आए, सामने वाले ने कहा 60%। हमने कहा कांग्रेचुलेशन, सिलेक्शन हो गया आपका। उसने कहा मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए? 40% मार्क्स आए, सॉरी आपका रिजेक्शन हो गया। तो आप सोचिए, उसने जो हमें जवाब दिया, उस जवाब पर हमारे कितने रास्ते तय हुए? 2। उसके क्या जवाब आएगा, उस जवाब के आधार पर हम उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और उसके जवाब पर हम उसका रिजेक्शन भी कर दें। और हम करें क्या? हम कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं। अगर हम उसका सिलेक्शन कर दें और कल को उसके 50 से कम आए तो हमारे पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कल को हम इसका रिजेक्शन कर दें और उसके 70-80% आ गए तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कोई पेपर इधर उधर गायब भी हो सकता है, हमें मालूम ही नहीं कि उसका वो डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहा। तो हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम वही कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है कि जैसे नियम है उसको फॉलो करो। पहला पूरा, दूसरा पूरा, चौथा पूरा, तीसरे का पता नहीं तो आंसर दो, आंकड़े अपर्याप्त है। अब सुनो, इसी में जरा सा चेंज, मामूली सा चेंज सुनो। ग्रेजुएशन 90%, उम्र 24 साल। अब सुना ढंग से, ये चौथे पॉइंट में मैं कह रहा हूं कि अनुभव है 6 महीने का। अनुभव कितना है? 6 महीने का, और रिटर्न एग्जाम बताया नहीं। क्या अब आंकड़े अपर्याप्त दें? पहला पूरा, दूसरा पूरा, अनुभव 6 महीने का है, और रिटर्न एग्जाम में जो है वो क्या है पता नहीं परसेंटेज। तो क्या अब उसको फोन लगाएं? एक बात बताइए, अनुभव 6 महीने का है, अनुभव 6 महीने का है, तो ना तो ये पूरा हुआ और ना इसका अपवाद पूरा हुआ। ऑप्शनल कंडीशन भी पूरी नहीं हुई और उसकी सब कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब इसका रिजेक्शन तो तय है, पक्का आउट तो होना तय है। तो फिर इसको अगर मैं रिटर्न एग्जाम के लिए फोन भी लगा दूंगा और ये मुझे बोलेगा कि साहब 90% मार्क्स है या 30% मार्क्स है, इस बात से, उसके जवाब से मेरे डिसीजन पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। अगर नहीं तो फिर बात खत्म कीजिएगा, उस सवाल का कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने क्या कहा, आंकड़े अपर्याप्त हैं सिर्फ तब होना चाहिए जब कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हम कोई आंकड़े की कमी की वजह से, और वो आंकड़ा अगर हमें मिल जाए, अगर वो आंकड़ा हमें मिल जाए तो कम से कम हमारे नजर में 2 रास्ते तो तय होने चाहिए, एटलीस्ट 2 रास्ते तो तय होने चाहिए। और अगर 2 रास्ते नहीं बन सकते तो फिर वो आंकड़े अपर्याप्त हो ही नहीं सकता। और आगे देखो, मान लीजिए पहला पूरा, तीसरा और चौथा पूरा, पहला, तीसरा और चौथा पूरा है। अब पहला, तीसरा और चौथा पूरा, उम्र के बारे में कुछ बताया ही नहीं। देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एज, नो, नॉट एट ऑल। तो क्या करूं? पहला पूरा, तीसरा, चौथा पूरा, अब उम्र तो कुछ बोला ही नहीं। तो उम्र के हिसाब से क्या आप उसकी फोटो देखकर अंदाजा लगाएं? ना जी ना, ऐसा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम फोन लगाएंगे उसको कि तेरी एज बता। तो वो उसने बोला कि साहब मेरा तो 1987 का बर्थ है, 1987। हमने कहा सॉरी, ओवर एज हो। उसने कहा मेरा तो 2001 का बर्थ है। तो क्या करें? क्या करें? बाहर कर दें। उसने कहा, सुनना, एक बहुत प्यारा केस बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट। देखो, पहला पूरा, तीसरा पूरा, चौथा पूरा। हमने पूछा, उम्र कुछ बताया नहीं था। हमने पूछा उम्र बताना तेरी, ढंग से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पूछा तेरी उम्र बता। उसने कहा मेरा 1990 का बर्थ है, 1990 का बर्थ है। क्या उसके इस जवाब से मैं कुछ कर पाऊंगा? ना जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल को उसका जन्म 1990 में 31 मार्च को हुआ होगा, तो वो ओवर एज है। क्यों?
क्योंकि 1 अप्रैल 1990 के बाद का जन्म होना चाहिए। कल को उसने कहा कि मेरा जन्म 2000 का है और उसके जन्म 2 अप्रैल को हुआ, तो वो छोटा है। इसका मतलब केवल 1990। अच्छा, 19 अगर 88 बोला था तो फिर कोई डाउट नहीं था, 1992 बोला तो डाउट नहीं था, लेकिन याद रखना सन 2000 में केवल जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल चलेगा बस। 2 अप्रैल से लेकर पूरा 2000 नहीं चलेगा, छोटा हो जाएगा वो। और 1990 में जनवरी, फरवरी और 31 मार्च तक नहीं चलेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको बड़ा ध्यान रखना है, वरना गलती हो जाएगी। उसने कहा मेरा जन्म जो है जुलाई 90 का है, तो हमने कहा ठीक है जुलाई 90 का, तो बधाई है आपको, कांग्रेचुलेशन, सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि पहला, तीसरा, चौथा तो पहले ही था, अब यहां हो गया। अब सुनो 3-4 और बढ़िया केस बताता हूं, आंकड़े अपर्याप्त के। इस सेशन आपके लिए हो रहा है, इसलिए इसमें समय आप ही को देना है। देखो, उसने कहा कि एक कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएशन में टॉप किया है। ढंग से सुनना, मैं वो सारी चीजें रख रहा हूं जो आपसे गलती होती है। ग्रेजुएशन में टॉप किया है, टॉपर है वो यूनिवर्सिटी का। एज उसकी 23 साल, रिटर्न एग्जाम 90%, अनुभव 4 साल। अब आपने कहा साहब दूसरा, तीसरा, चौथा तो पूरे हो ही रहे, साथ में क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन में आपको कहा कि टॉप किया है। अब आपने उसको ले लिया ये सोचकर कि ग्रेजुएशन में 50% तो आए होंगे। याद रखना, एक लाइन बहुत अच्छे से लिखी होती है कि यू आर नॉट टू अज्यूम एनीथिंग अदर देन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एग्जामिनर। आपको अपनी तरफ से कुछ भी कल्पना नहीं करनी है, अंदाजा नहीं लगाना है। तो आप ये नहीं बोल सकते आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या पता उस साल टॉपर के 48% मार्क्स आए हो, तो आए नहीं आए ये आपका काम नहीं, दैट्स नॉट योर जॉब, है ना, ये आपका काम नहीं है। आप ये डिसाइड नहीं करते कि टॉपर वो होता है, नहीं, आपको पता नहीं उसके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि इसके 50% मार्क्स हैं। तो ना तो आप इसको बाहर कर सकते, ना आप इसको अंदर। कल को इसके 40% ही होंगे, तो आप सुनो, ये ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं थी, तो जानकारी नहीं थी तो बता 3 काम हो सकते हैं। इससे सवाल पूछो तुम्हारे ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स हैं, सुनना 2 नंबर पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा। हमने पूछा, देखो 3 आंसर हो सकते हैं, 3 रास्ते मिल सकते हैं, और कम से कम 2 तो मिलने चाहिए। हमने पूछा कितना % मार्क्स है ग्रेजुएशन में, 70% मार्क्स, तो हमने क्या कहा, कांग्रेचुलेशन, सिलेक्शन हो गया आपका। दूसरा जवाब, ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स है, 40% मार्क्स, ना ये पूरा ना वो पूरा, रिजेक्शन। अभी सिलेक्शन हो रहा था 70% में, अभी 40% में रिजेक्शन हो गया। हमने पूछा ग्रेजुएशन में कितना % मार्क्स, उसने कहा 48% मार्क्स, तो हमने कहा किससे मिल लो, सीएमडी से मिल लो। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसके ग्रेजुएशन में परसेंटेज तो आपको पता नहीं है, तो आप ना तो सिलेक्शन कर सकते, ना आप रिजेक्शन कर सकते, और ना आप आंकड़े अपर्याप्त दे सकते। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मैंने आपको लिखा, रिजेक्शन के 3 तरीके मौजूद हैं। केवल एक कंपलसरी कंडीशन पूरी ना हो तो रिजेक्शन है, एक ऑप्शनल कंडीशन साथ में उसकी सब कंडीशन पूरी ना हो तो भी बाहर हो जाएगा, और अगर 2 ऑप्शनल कंडीशन पूरी ना हो तो भी बाहर हो जाएगा। यहां पर मैंने कहा सिलेक्शन का एक ही तरीका है, सारी चीजें पूरी होती हो। रेफर सिर्फ एक जने को किया जा सकता है। अगर आप सीएमडी को रेफर कर रहे हो तो पहले में कमी है, लेकिन उसकी उपशर्त पूरी है, तो बाकी 3 चीज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा कमी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और मैंने कहा अगर आप आंकड़े अपर्याप्त देना चाहते हो तो कोई भी ऐसी सूचना आप सोचो, किसी ने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया क्या कि मोहन XYZ संस्था में मैनेजर बनना चाहता है, बस बात खत्म, आगे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कुछ भी नहीं कहा। आप बोलो क्या बोलोगे, क्या आंसर दोगे, रिजेक्शन कर दें? नहीं, आप बोलोगे मोहन कुछ बता तो सही, यानी आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। अपन अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब जरा देखिए, मैं साइड में हट जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप पॉज करके नोट कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो पॉज भी तो कर सकते हैं। देखो ये रूल्स बनाए मैंने। पहला रूल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, मेन कंडीशन, कंपल्सरी कंडीशन विच डज नॉट हैव एनी सब कंडीशन। जो इस सवाल में दूसरी और तीसरी थी, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें दूसरी और तीसरी क्या थी, मेन कंडीशन, कंपल्सरी कंडीशन। दूसरी अदर कंडीशन, ऑप्शनल कंडीशन विच मस्ट हैव 1 सब कंडीशन। इस प्रश्न में वो थी पहली और चौथी। पहली और चौथी कौन सी थी, ऑप्शनल कंडीशन, और दूसरी और तीसरी कौन सी थी, कंपल्सरी कंडीशन। डिसीजन मेकिंग के लिए 2 तरह की जानकारी होती है, मुख्य स्थिति, अनिवार्य शर्त, और यह वैकल्पिक स्थिति जिसमें एक उपशर्त भी होनी चाहिए, इसमें उपशर्त नहीं होनी चाहिए। यह पहली बात। दूसरी बात, रिजेक्शन के तरीके मैंने आपको सिर्फ 3 बताए तरीके, सिर्फ 3 लिखकर भी बताए, इधर देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला तरीका,
यदि उम्मीदवार मुख्य अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करे, अगर कंपलसरी कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल मेन कंपलसरी कंडीशन को पूरा ना करे तो बाहर हो जाएगा। दूसरा, वैकल्पिक शर्त और उसकी उप शर्त दोनों को पूरा नहीं करे तो बाहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शनल और साथ में इसके सब कंडीशन दोनों पूरा ना करे तो बाहर हो जाएगा। और तीसरा, अगर इफ कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल 2 ऑप्शनल कंडीशंस, अगर 2 वैकल्पिक शर्तों को पूरा ना करे तो भी बाहर हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न रूल नंबर 3 क्या है? रेफर कैसे करते हैं? रेफर करने का मैंने आपको क्या बताया? रेफर करने का, यदि केवल एक कौन सी वैकल्पिक स्थिति पूरी नहीं हो लेकिन इसकी उपशर्त पूरी हो तो मामले को क्या करना चाहिए? रेफर किया जाना चाहिए। और आंकड़े अपर्याप्त का होगा, उसका तरीका सिर्फ क्या है कि यदि हमारे पास निर्णय लेने के लिए कम से कम 2 विकल्प हो, जब कुछ लापता डेटा हो, पता ही नहीं है, और उसमें वास्तविक जानकारी जब प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि हमें डेटा अपर्याप्त होने के कारण निर्णय नहीं ले सकते, यानी कि कोई चीज गायब है, पता ही नहीं है, और जब हम उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं तो कम से कम हमारे को 2 रास्ते दिखने चाहिए, तब जाकर हम बात कर सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं। मैं एक बार साइड होता हूं, स्लाइड को पीछे करता हूं, एक बार आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये रूल नंबर 4, अच्छा 5वां और होना चाहिए, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन में मैंने आपको क्या कहा? यदि सभी शर्तें सारी की सारी पूरी हो जाती हैं, इफ ऑल कंडीशंस कंपलसरी और ऑप्शनल आर फुलफिल्ड, ओनली देन द आंसर इज सिलेक्शन। सिर्फ तभी हो सकता है, वरना संभव नहीं है। तो जरा देख लीजिएगा, मैं साइड में हो रहा हूं। ये रूल नंबर 5 है, ये रूल नंबर 4 है, आंकड़े अपर्याप्त कब होते हैं, ये रूल नंबर 3 है, रेफर कब किया जाता है, और रूल नंबर 2 है, रिजेक्शन कब होता है, और ये रूल नंबर 1 है जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कंपलसरी कंडीशन कैसी होती है और ऑप्शनल कंडीशन कैसी होती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने भरसक प्रयास किया कि डिसीजन मेकिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो जाएं, लेकिन एक कमी रह गई, वो ये कि हम एग्जाम्स में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अगर मैं देखा हूं आपको तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, ये आपके एग्जाम में आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी का ये पूरा लॉट है 1 से 5 का, ये टोटल मैंने 11 क्वेश्चंस बना रखे थे। तब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इसको अपन कल करेंगे, एक सेशन और लेंगे आधा पौन घंटे का, उसी में कर पाएंगे इसको बहुत अच्छे से। इसको आप जरूर से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी सूचना को किस तरह से उसी तरह में फटाफट डाला जा सकता है वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मेहनत करते रहे, बहुत बहुत मेहनत करते रहे, एक एक मिनट की कीमत समझे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।